हाय गाइस, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज फिर एक बार आप सबों के लिए लेकर आए हैं AC व DC में तुलना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि धारा दो प्रकार के होते हैं, यानी करंट कितने प्रकार के होते हैं? करंट दो प्रकार के होते हैं। करंट दो प्रकार के होते हैं। पहला की अगर हम बात कर लें तो DC और दूसरा AC और DC ये दो प्रकार के धारा होते हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि AC और DC की तुलना कैसे की जा सकती है, इसका अंतर दोनों में क्या है। हम दोनों की तुलना करेंगे अभी और दोनों की तुलना को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके सिंबल की तुलना कैसा होता है। तो सिंबल की तुलना कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका सिंबल कि अगर हम AC की सिंबल कह लें तो AC की सिंबल, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि AC की सिंबल इस प्रकार से होते हैं। लेकिन DC के सिंबल, ये किसका सिंबल हो गया? AC का। और DC का सिंबल अगर इसी पर हम लें तो इस टाइप से भी होते हैं और इस टाइप से भी होते हैं। मतलब हम दोनों में से किसी सिंबल को व्यक्त कर सकते हैं। तो एक, जैसे कि हम कल बताए थे आप लोगों को, यानी पिछले वीडियो में बताए थे कि इसमें वेव पर निर्भर करता है कि किस वेव में हम लोगों को पूछा जा रहा है इसका सिंबल। इसलिए इसमें हम दो सिंबल भी दिखाए हैं आपको। इसका भी कल 3 प्रकार दिखाए थे आप लोगों को। तो जनरली हम लोग आज जानेंगे कि AC और DC में तुलना। तो सबसे पहले हम लोग तुलना किए इसके सिंबल को लेकर। तो सिंबल अगर हम लोगों से पूछा जा रहा है AC का, तो हम लोग ज्यादा ये सिंबल का प्रयोग करते हैं, और अगर DC का पूछा जा रहा है तो DC में इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम तुलना देखेंगे फ्रीक्वेंसी। दूसरा तुलना फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि आप सबों को पता होगा कि AC सिस्टम में फ्रीक्वेंसी होते हैं। AC सिस्टम में फ्रीक्वेंसी होते हैं, जबकि DC धारा का फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। तो इस प्रकार AC की फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 25 Hz, 40 Hz, 50 Hz और 60 Hz। ये AC के, ये फ्रीक्वेंसी किसके होते हैं? AC के। या तो 25 Hz, 40 Hz, 50 Hz या 60 Hz। जबकि अगर हम DC की बात कर लें, DC करंट की, DC करंट की बात कर लें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। DC की कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, जबकि AC की फ्रीक्वेंसी 25, 40, 50 और 60 होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, यानी हमारे भारत देश में जो AC की फ्रीक्वेंसी प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं 50 हर्ट्ज, यानी 50 Hz। बाकी 25, 40 और 60 कुछ दूसरे देशों में प्रयोग होते हैं। लेकिन हमारे देश की हमको गणना करना है, इसलिए हमारे देश के लिए ध्यान में रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी प्रयोग किए जाते हैं AC सिस्टम के वो होते हैं 50 Hz। और DC में फ्रीक्वेंसी 0 होते हैं। अगर कहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 25 Hz, 40 Hz या 50 Hz और 0 Hz, या जब 0 आएंगे तो उसमें Hz होगा ही नहीं, केवल 0 दिखाएगा। अगर इस प्रकार से हमें कहीं मिलता है ऑप्शन और पूछा जा रहा है कि DC करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हम तुरंत आंसर लगा सकते हैं 0, क्योंकि DC की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो इसमें हम लोग तुलना किए फ्रीक्वेंसी के आधार पर। आगे हम देखेंगे
आधार पर यानी वायर के आधार पर अगर एसी धारा से हम लोग वायर खींचते हैं यानी एसी धारा को प्रवाह करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या मिलता है। तीसरा पॉइंट, तो एसी का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो एसी में आप लोग कई बार सुने होंगे, प्रयोग भी किए होंगे कि एसी में सिंगल फेज में क्या मिलते हैं हम लोगों को, सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी। इस तरह से हम लिख देते हैं सिंगल फेज एसी। इसमें क्या होते हैं, एक फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। और जब फेज और न्यूट्रल को हम प्रवाह करते हैं, फेज और न्यूट्रल को साथ में लेकर चलते हैं तो आगे हमारा एक लोड संयोजित होता है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सिंगल फेज में क्या हम ले जाते हैं, एक तार पर फेज और दूसरे तार पर न्यूट्रल लोड के लिए। लेकिन इसी को अगर हम डीसी पर बात कर ले, डीसी में, तो डीसी में ना तो फेज होती है और ना ही न्यूट्रल होते हैं। तो यहां क्या होते हैं, प्लस और माइनस यानी धन आयन और ऋण आयन। पॉजिटिव से एक तार चले जाते हैं और एक तार निगेटिव से चले जाते हैं और इसी से हम लोग लोड को कनेक्ट कर लेते हैं। यानी यहां पर हमने क्या देखा कि एसी के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग फेज और न्यूट्रल प्रयोग करते हैं, यानी कि जो करंट का प्रवाह करते हैं इस रूप में करते हैं, फेज और न्यूट्रल के रूप में, और डीसी में धन आयन और ऋण आयन के रूप में करते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि प्रवाह के आधार पर यानी करंट प्रवाह के एवं वायर के आधार पर इसका वर्गीकरण, तुलना। आगे हम जानेंगे इसे बढ़ाया कैसे जाता है। एसी की धारा को हम लोग अप कर सकते हैं और डीसी को अप कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम जानते हैं। चौथा पॉइंट को लेकर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसी की उत्पत्ति हमारे देश में 11 केवी तक के होते हैं। हमारे देश में 11 किलो वोल्ट यानी 11,000 वोल्ट, जबकि डीसी की उत्पत्ति, ये तो था एसी, और डीसी की उत्पत्ति हम लोग देख पाते हैं 650 वोल्ट तक ही होते हैं। यानी डीसी की उत्पत्ति ज्यादा नहीं हो सकते हैं, डीसी की उत्पत्ति केवल 650 वोल्ट तक ही होते हैं और एसी की 11,000 वोल्ट, जबकि ये दूसरे देशों में 33,000 वोल्ट तक या 33 किलो वोल्ट हम बोल सकते हैं, इस तक होते हैं। परंतु हमारे देश में अभी तक 11,000 वोल्ट तक की उत्पत्ति होती है, दूसरे देशों में 33,000 वोल्ट यानी 33 केवी। लेकिन डीसी निरंतर हर देशों में केवल 650 वोल्ट तक की उत्पत्ति की जा सकती है। फिर भी एसी हमारे पास ज्यादा उत्पत्ति होते हैं, डीसी कम होते हैं, लेकिन एसी को और बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा, मन में सवाल उठता है कि सर अगर हम 11,000 ही उत्पन्न करते हैं तो फिर 33,000, 1,66,000 या 1,33,000 या 66,000 का ऐसा पारेषण लाइन हमारे पास कहां से आते हैं? तो माइकल फैराडे ने तो कहा था ना कि जो हम जनरेटर बना रहे हैं इससे उतनी ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, उतना विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी जिससे पूरे विश्व में रोशनी हो सके, रोशन हो सके और हर आदमी को विद्युत का आनंद ले सके, हर इंसान। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक डिवाइस तैयार किया था, एक यंत्र तैयार किया था, यानी ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से हम पहले भी बता चुके हैं कि उसको यंत्र क्यों कहते हैं। यंत्र इसलिए कहते हैं कि उसमें कोई मूव करने वाला भाग नहीं होते हैं, ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, इसलिए हम उसको यंत्र कहते हैं, इसलिए उसको मशीन नहीं कह सकते। यानी माइकल फैराडे ने ही बनाया था ट्रांसफार्मर को, उसका जनक माना जाता है माइकल फैराडे को। तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में एवं उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। जैसे जब हम लोग 11 केवी को घर में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गांव में, वहां किस में बदल देते हैं, 440 वोल्ट में। यानी ऐसा रूप इसमें हम देखते हैं कि यहां पर
एसी लाइन का 11,000 को कन्वर्ट कर रहा है 440 में, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और कहीं पर हम लोग देखते हैं 11 केवी को पावर स्टेशन में 33 केवी में चेंज किया जा रहा है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम सीधे से समझ सकते हैं, ट्रांसफार्मर के माध्यम से एसी लाइन को अप या डाउन किया जा सकता है, परंतु जो समझना है डीसी, परंतु डीसी को किसी के माध्यम से अधिक या कम नहीं किया जा सकता है। मतलब डीसी लाइन में कोई ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करते हैं जिससे के सहारे हम डीसी करंट को या तो बढ़ा सकें या फिर घटा सकें। इसलिए डीसी निरंतर एक ही करंट प्रवाह के दर से चलते रहते हैं और एसी की क्षमता अप और डाउन होते रहते हैं, यानी इसे हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगला हम जानेंगे एकत्रित करने की तुलना, कि हम इसको एकत्र कैसे करते हैं, डीसी और एसी को एकत्र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दोनों की तुलना समझते हैं। अगला पॉइंट था तुलना, इसका यानी इसको एकत्र करने के। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि धारा एकत्र भी होते हैं, यानी स्टोर धारा का किया जा सकता है। तो आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे या कहीं सुने होंगे कि धारा को एकत्र करने की डिवाइस है, यंत्र है बैटरी सेल, जिसमें धारा को एकत्र किया जाता है। तो डीसी करंट से हम लोग यानी डीसी करंट को एकत्र कर सकते हैं। आप लोगों ने एक बैटरी देखा होगा, बैटरी के दो पोल होते हैं, बैटरी के दो पोल होते हैं, जिसमें एक में धन आयन और दूसरे में ऋणात्मक चिन्ह, मतलब एक में धनात्मक और दूसरे में ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित रहते हैं। और यह इससे हम लोगों को यह समझ में आ जाता है कि अगर इसमें धनात्मक और इसमें ऋणात्मक पहले से दर्शाया गया है तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि इसमें जब भी हम करंट कनेक्ट करें, इससे करंट को जोड़ें, वो कैसा, मतलब जिस करंट में प्लस और माइनस होता हो। तो ये किस में होता है, अभी इससे जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए कि प्लस और माइनस किस करंट में होते हैं, तो वो डीसी में होते हैं। डीसी में ही तो होता है ना प्लस और माइनस, नहीं तो एसी में तो फेज और न्यूट्रल होते हैं। फेज और न्यूट्रल होते हैं एसी में, जबकि डीसी में क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। मतलब बैटरी जो धारा को एकत्र करते हैं वो कौन से धारा को एकत्र कर सकते हैं, डीसी धारा को, ना कि एसी धारा को। और अगर भूल से भी हम लोग एसी धारा को बैटरी में प्रवाह कर देते हैं तो बैटरी खराब हो जाती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एकत्र अगर धारा करना हो तो केवल हम लोग डीसी धारा को एकत्र कर सकते हैं, एसी का को हम डायरेक्ट एकत्र नहीं कर सकते हैं। और अगर इसे एकत्र करना होता है तो सबसे पहले हमें इसे डीसी में कन्वर्ट करना होता है, एसी को किस में बदलना होता है, डीसी में। और सरल माध्यम से हम लोग बदल लेते हैं। एसी धारा को डीसी में बदलना बहुत इजी है, जैसे बैटरी चार्जर से हम लोग के माध्यम से बदलते हैं, इन्वर्टर के माध्यम से बदल लेते हैं। मतलब इस प्रकार से देखते हैं, इन्वर्टर के माध्यम से एसी को डीसी में बदल देते हैं और वह फिर बैटरी चार्जिंग में प्रयोग कर लेते हैं, यानी उस धारा को फिर हम लोग एकत्र कर लेते हैं। और इन्वर्टर तो एक ऐसा यंत्र है जो दोनों कार्य करते हैं, वह एसी को डीसी में भी बदलते हैं और डीसी को एसी में भी बदलते हैं। जैसा कि जब लाइट रहते हैं उस समय वो एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं। और जैसे ही लाइट यानी विद्युत कट आउट होते हैं उस उपरांत इन्वर्टर बैटरी से डीसी धारा लेते हैं और वो सप्लाई स्रोत के रूप में एसी धारा प्रदान करते हैं। यानी इन्वर्टर के माध्यम से हम लोग एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। और हम लोग अगर जाने तो डीसी धारा को ही हम लोग केवल एकत्र कर सकते हैं, जबकि एसी को हम लोग एकत्र नहीं कर सकते हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।